एक छोटे से लोकल सुपरमार्केट के बारे में सोचिए। मतलब मैं कल ही गया था और वहां मैंने देखा कि शेल्फ पर 85 अलग अलग तरह के क्रैकर्स रखे हुए थे। 85। हाँ, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल। कुछ फैट फ्री थे, कुछ लो सोडियम वाले। उसी स्टोर में लगभग 285 प्रकार की कुकीज थी और 21 तो सिर्फ चॉकलेट चिप कुकीज के ही अलग अलग ब्रांड थे। बाप रे, 21 सिर्फ चॉकलेट चिप के? हाँ, और पानी की बात करें तो 15 अलग अलग स्वाद और ब्रांड मौजूद थे। सीरियल्स तो मतलब 275 तरह के सीरियल्स थे वहां। कुल मिलाकर एक नॉर्मल सुपरमार्केट में आज 30,000 से ज्यादा चीजें होती हैं। 30,000 सुनकर ही थोड़ा दिमाग चकराने लगता है ना? तो आज की इस गहन चर्चा में जहां हम बैरी श्वार्ट्ज के शोध और उनके काम पर बात कर रहे हैं, हमारा मुख्य विषय यही है, विकल्पों का मायाजाल, यानी द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आज हमारे पास इतिहास में सबसे ज्यादा विकल्प हैं, सबसे ज्यादा आजादी है। बिल्कुल। तो फिर रोजमर्रा की ये खरीदारी इतनी थकाऊ और दिमागी तौर पर निचोड़ देने वाली क्यों बन गई है? मतलब हम आजाद महसूस करने के बजाय पंगु क्यों महसूस कर रहे हैं? देखिए, इस पूरी स्थिति को अगर हम एक थोड़े बड़े ऐतिहासिक नजरिए से समझे ना, तो इंसान का एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सफर रहा है। वो कैसे? मतलब सदियों तक हमारा मानव समाज एक मजबूरी के युग में जी रहा था। चीजें बहुत सीमित थीं, जरूरतें एकदम सीधी थीं। पहनने के लिए जो मिल गया वही पहन लिया। जो काम पिता करते थे, अक्सर बेटे को भी वही करना पड़ता था। हाँ, कोई खास चॉइस होती ही नहीं थी। बिल्कुल। लेकिन अब हम अचानक से असीमित विकल्पों के युग में आ गए हैं। आज सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर छोटी से छोटी चीज में हमें कोई ना कोई चुनाव करना पड़ता है। और चक्कर यह है कि हमारे दिमाग ने अभी तक इस मनोवैज्ञानिक बदलाव का पूरी तरह से अभ्यस्त होना नहीं सीखा है। उससे जुड़े जोखिम में छिपा है। जोखिम? कुकीज खरीदने में कैसा जोखिम? वही तो। कुकीज या क्रैकर्स चुनना बहुत कम जोखिम वाले फैसले हैं। मतलब अगर किसी ने गलत कुकी चुन भी ली तो कोई बहुत बड़ा आर्थिक या भावनात्मक पहाड़ तो टूट नहीं पड़ेगा ना। हाँ, ज्यादा से ज्यादा अगली बार वो वाला ब्रांड नहीं खरीदेंगे, बात खत्म। सही कहा। लेकिन विकल्पों की ये बाढ़ सिर्फ किराने के सामान तक थोड़ी रुकती है। जब यही चीज हाई टेक गैजेट्स और बड़े महंगे फैसलों की तरफ बढ़ती है, तब जाकर दिमाग की नसें सचमुच खिंचने लगती हैं। ओहो, वो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर वाला उदाहरण। हाँ, स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा दिया गया है। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में औसतन 45 अलग-अलग कार स्टीरियो सिस्टम होते हैं, 50 स्पीकर सेट, 42 कंप्यूटर, 110 प्रकार के टीवी और दर्जनों डीवीडी प्लेयर्स। बाप रे। और अगर गणित के हिसाब से देखें तो अगर कोई इंसान इन उपकरणों को मिलाकर एक पूरा सिस्टम बनाना चाहे ना, तो 65 लाख 12,000 अलग अलग स्टीरियो सिस्टम बनाए जा सकते हैं। 65 लाख? हाँ, यहाँ जोखिम बहुत बड़ा है। पैसे ज्यादा लग रहे हैं, तकनीक तेजी से बदल रही है, और गलत फैसला किया तो भारी नुकसान है। लेकिन एक मिनट, यहीं पर मुझे सबसे बड़ी उलझन होती है। मैं थोड़ा पुशबैक करूंगा यहाँ। हाँ, बताइए। अगर मेरे सामने 65 लाख विकल्प हैं, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ ना कि मैं अपनी जरूरत, अपने बजट और अपनी पसंद के हिसाब से दुनिया का सबसे परफेक्ट स्टीरियो सिस्टम छांट सकता हूँ। मुझे तो किसी चीज पर समझौता करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें बुराई क्या है? थ्योरी में तो ये तर्क एकदम परफेक्ट लगता है ना? हाँ, आजादी का मतलब तो यही है। हाँ, लेकिन मनोविज्ञान और हमारा जीव विज्ञान कुछ और ही कहानी बताते हैं। जब इंसान 65 लाख विकल्पों के सामने खड़ा होता है ना, तो उसका दिमाग हर एक विकल्प के लिए भविष्य की एक छोटी सी सिमुलेशन चलाने लगता है। सिमुलेशन मतलब दिमाग में एक पिक्चर बनाने लगता है। बिल्कुल। अगर मैं ये वाला स्पीकर लूं तो आवाज कैसी आएगी, वो टीवी लूं तो क्या वो दीवार पर अच्छा लगेगा। ये जो लगातार तुलना करने का प्रोसेस है, ये हमारे दिमाग की एनर्जी यानी ग्लूकोज को बहुत तेजी से जलाता है। अच्छा, तो हम दिमागी तौर पर थक जाते हैं। हाँ, इसे समझने के लिए मनोविज्ञान का एक बहुत ही मशहूर शोध है, जिसे जैम स्टडी कहते हैं। अरे हाँ, वो जिसमें स्टोर के अंदर जैम के अलग अलग केबल लगाए गए थे। मैंने सुना है इसके बारे में थोड़ा बहुत। हाँ, वही। तो एक प्रीमियम ग्रोसरी स्टोर में रिसर्चर्स ने 2 अलग-अलग स्थितियां बनाई। पहली स्थिति में उन्होंने ग्राहकों को चखने के लिए एक बहुत ही शानदार टेबल पर 24 तरह के स्वादिष्ट जैम सजा कर रखे। 24 अलग-अलग फ्लेवर। हाँ, और दूसरी स्थिति में उसी टेबल पर केवल 6 तरह के जैम रखे गए। अब हुआ ये कि जब 24 जैम रखे गए थे, तो टेबल पर जबरदस्त भीड़ जमा हो गई।
लोग इतने सारे ऑप्शंस देखकर बहुत अट्रैक्ट हुए। जाहिर है लोगों को वैरायटी पसंद आती है। बिल्कुल, उन्होंने अलग अलग फ्लेवर चखे भी, लेकिन जब खरीदने की बारी आई ना, तो उन चखने वालों में से केवल 3% लोगों ने ही जैम खरीदा। सिर्फ 3%? और जब 6 जैम रखे गए थे तब क्या हुआ? तब भीड़ थोड़ी कम थी टेबल पर, लेकिन जैम चखने वालों में से पूरे 30% लोगों ने खरीदारी की। 30% मतलब 3 और 30, ये तो 10 गुना का अंतर हो गया। यही तो बात है। इसका सीधा सा मतलब है कि ज्यादा विकल्पों ने लोगों को आकर्षित तो किया, लेकिन उन्हें कोई भी फैसला लेने से रोक दिया। वाह! इसे ही मनोविज्ञान की भाषा में डिसीजन पैरालिसिस या निर्णय पक्षाघात कहते हैं। जब दिमाग के सामने एक साथ बहुत सारे विकल्प आ जाते हैं, तो हर विकल्प को तोलने में लगने वाला कॉग्निटिव लोड इतना बढ़ जाता है कि इंसान बस थक हार कर फैसला टाल देता है। छोड़ो यार, कल देखेंगे वाला एटीट्यूड आ जाता है। बिल्कुल। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि अगर वो इंसान दिमागी जद्दोजहद करके कुछ खरीद भी लेता है ना, तो उस निर्णय को लेने में जो मानसिक थकान हुई है, वो उसकी अंतिम संतुष्टि को पूरी तरह से सोख लेती है। मतलब चीज मिल भी गई पर मजा नहीं आया। हाँ, उसे लगता है कि इतनी मेहनत के बाद जो मिला वो शायद उतना अच्छा नहीं है, कहीं कोई और ऑप्शन बेहतर तो नहीं था। ये जो दिमागी शॉर्ट सर्किट है, ये अगर सिर्फ सुपरमार्केट या स्टीरियो तक रहता तो शायद इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन मुझे लगता है कि ये उपभोक्तावादी मानसिकता अब जिंदगी के उन हिस्सों में भी घुस गई है जहां विकल्पों का ऐसा बाजार पहले कभी नहीं होता था। आप किस चीज की बात कर रहे हैं? पहले के विश्वविद्यालयों को देखें तो उनका एक तय पाठ्यक्रम होता था। हाँ, गिने चुने विषय होते थे। मकसद था कि जो भी वहां से निकले वो कुछ साझा मूल्य, कुछ परंपराएं सीख कर निकले। लेकिन आज स्रोत के अनुसार हार्वर्ड या स्वार्थमोर जैसे संस्थानों को देखें तो आज का विश्वविद्यालय किसी कंज्यूमर शॉपिंग मॉल से कम नहीं है। शॉपिंग मॉल मतलब एजुकेशन में भी शॉपिंग? हाँ, हार्वर्ड के कोर करिकुलम में ही 220 से ज्यादा कोर्स हैं। हालत ये हो गई है कि छात्र एक क्लास में महज 10 मिनट के लिए बैठते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि प्रोफेसर का अंदाज कैसा है। अरे बाप रे, 10 मिनट का ट्रायल? हाँ, जैसे नेटफ्लिक्स पर कोई सीरीज चेक कर रहे हो, अगर जरा भी बोरिंग लगा तो वे बीच में उठकर दूसरी क्लास का ट्रायल लेने चले जाते हैं। विकल्पों की बाढ़ इतनी ज्यादा है कि हार्वर्ड जैसे कॉलेज में किन्हीं 2 छात्रों का एक ही कोर्स पढ़ना अब महज एक संयोग बनकर रह गया है। ये तो शिक्षा के पूरे उद्देश्य को ही बदल कर रख देता है। मतलब छात्र ज्ञान हासिल करने नहीं जा रहे, वे बस एक बेहतर प्रोडक्ट की तलाश में भटक रहे हैं। बिल्कुल। और यही चीज कॉर्पोरेट जीवन और हमारे युवा प्रोफेशनल्स में भी साफ दिखाई देती है। एक समय था जब लोग पूरी जिंदगी एक ही कंपनी में, एक ही नौकरी में निकाल देते थे। हाँ, 25-30 साल आराम से एक जगह काम करते थे। लेकिन आज अगर कोई युवा पेशेवर 5 साल तक एक ही नौकरी में टिका रहे ना, तो आसपास के लोग उसकी महत्वाकांक्षा पर ही सवाल उठाने लगते हैं कि भाई तुम ग्रो नहीं कर रहे क्या? और इस लगातार भटकाव को ना तकनीक ने और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। अब देखिए, इंटरनेट और स्मार्टफोन्स ने इंसान को दुनिया के किसी भी कोने से और किसी भी समय काम करने की आजादी दी है। वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम एनीवेयर। हाँ, सुनने में कितना अच्छा लगता है। लेकिन इस आजादी का असल मतलब ये हो गया है कि अब इंसान को दिन के हर मिनट ये निर्णय लेना पड़ता है कि वो काम करे या ना करे। मतलब दिमाग कभी स्विच ऑफ ही नहीं होता? बिल्कुल नहीं। रात के 10 बजे ईमेल आया है, जवाब देना है या नहीं। छुट्टी वाले दिन लैपटॉप खोलना है या नहीं। यहाँ तक कि कैजुअल ड्रेस कोड जैसी सिंपल लगने वाली चीज ने भी रोजमर्रा के चुनाव को जटिल कर दिया है। वो कैसे? पहले क्या था, एक नीले या भूरे रंग का सूट पहना और बात खत्म। नियम साफ थे। अब स्मार्ट कैजुअल, बिजनेस कैजुअल, एक्टिव कैजुअल, रोज सुबह अलमारी के सामने खड़े होकर दिमाग खपाना पड़ता है कि आज क्या पहने जो सही लगे। यार, इन सारे असीमित विकल्पों को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे इंसान हमेशा एक डर के साए में जी रहा है। ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है, जिसे हम फोमो कहते हैं, वो शायद इसी वजह से पैदा होता है ना? 100%। क्योंकि जब इतने सारे रास्ते खुले हैं तो अंदर हमेशा यह चलता रहता है कि जो रास्ता मैंने चुना है कहीं वो गलत तो नहीं, कहीं कोई और शहर, कोई और नौकरी, कोई और मौका तो नहीं छूट रहा मुझसे। ये फोमो विकल्पों की अधिकता का सबसे सीधा प्रोडक्ट है। जब हर तरफ संभावनाओं के खुले दरवाजे दिखते हैं ना, तो इंसान वर्तमान में जो उसके पास है उस पर कभी फोकस ही नहीं कर पाता। प्रेजेंट मोमेंट खराब हो जाता है। और ये डर पेशेवर प्रदर्शन और मानसिक संतुष्टि दोनों को खोखला कर देता है। इंसान का जीवन एक ऐसी ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा हो जाता है जिसे कभी बंद ही नहीं किया जा सकता। बस भागते रहो, भागते रहो। हाँ, वो हमेशा अगले सबसे अच्छे अवसर की तलाश में भागता रहता है, और जो कामयाबी उसने अभी हासिल की है उसका जश्न मनाने का उसे समय ही नहीं मिलता।
ये तो ही काम और करियर की बात। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा डराती है ना, वो ये है कि ये जो उपभोक्तावादी मानसिकता है, ये जो कंज्यूमर माइंडसेट है, ये हमारे घर के दरवाजे पर आकर नहीं रुकता। आप रिश्तों की बात कर रहे हैं? हाँ, ये हमारे बेडरूम, हमारे सबसे गहरे रिश्तों और यहाँ तक कि हमारी आस्था में भी घुसपैठ कर चुका है। ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि जब दिमाग को हर चीज को एक ऑप्शन के रूप में देखने की आदत पड़ जाती है, तो वो इंसानों और भावनाओं को भी उसी तराजू पर तौलने लगता है। बिल्कुल। पहले के समय में शादी और रिश्ते समाज द्वारा तय किए गए एक डिफॉल्ट रास्ते पर चलते थे। हाँ। ज्यादा सोचना नहीं पड़ता था। लेकिन आज प्रेम में पड़ने के बाद भी इंसान को हजारों छोटे छोटे निर्णय लेने पड़ते हैं। जैसे कि क्या हम साथ रहें, लिव इन में रहें? हाँ, शादी कब करनी चाहिए, क्या दोनों के बैंक अकाउंट अलग होने चाहिए या एक, बच्चे कब करने हैं, करियर को प्राथमिकता दें या परिवार को। इन अनंत संभावनाओं ने एक दूसरे के प्रति जो कमिटमेंट होता है उसे बहुत ही मुश्किल बना दिया है। तो क्या हम रिश्तों में भी जीवन साथी को एक नए स्मार्टफोन की तरह देखने लगे हैं? मतलब हमेशा ये सोचते रहते हैं कि कहीं मार्केट में इससे बेहतर मॉडल कुछ नए फीचर्स के साथ तो मौजूद नहीं है। ये तुलना थोड़ी कड़वी है पर सच है। इसे समझने के लिए स्रोत में अर्थशास्त्री एल्बर्ट हिर्शमैन के एग्जिट बनाम वॉइस सिद्धांत का जिक्र है, जो बहुत काम आता है। ये एग्जिट बनाम वॉइस क्या है? देखिए, बाजार का एक बहुत ही सीधा नियम है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और आपको वहां का खाना पसंद नहीं आता, तो आप क्या करते हैं? मैं दोबारा वहां नहीं जाऊंगा। बिल्कुल। इंसान जाकर बावर्ची को नहीं सिखाता कि खाना कैसे बनाना है, वो बस वहां जाना छोड़ देता है। इसे एग्जिट या बाहर निकलना कहते हैं। बाजार इसी एग्जिट के नियम पर चलता है। समझ गया। और वॉइस का मतलब क्या है फिर? वॉइस का मतलब है अपनी आवाज उठाना, शिकायत करना और सुधार की कोशिश करना। सामाजिक रिश्तों और समुदायों में जब कोई समस्या आती है तो हम तुरंत रिश्ता नहीं तोड़ते, हम लड़ते हैं, बहस करते हैं, अपनी बात रखते हैं, यानी वॉइस का इस्तेमाल करते हैं और चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि वहां एग्जिट का ऑप्शन इतनी आसानी से नहीं मिलता। सही कहा। लेकिन आज जब इंसान के पास बहुत सारे विकल्प आ गए हैं और वो रिश्तों को भी बाजार की तरह देखने लगा है, तो वो वॉइस की जगह एग्जिट का आसान रास्ता चुन लेता है। मतलब थोड़ी सी अनबन हुई, हाँ। और रिश्ता खत्म, ब्लॉक कर दिया बस। हाँ, स्वाइप लेफ्ट। इसी वजह से समुदाय से, परिवार से और समाज से जो एक गहरा जुड़ाव होता था, वो अब तेजी से खत्म हो रहा है। यहाँ तक कि धर्म और आस्था का भी बाजारीकरण हो गया है। धर्म का बाजारीकरण? हाँ, लोग अब उस धार्मिक संस्था या आध्यात्मिक गुरु को शॉप करते हैं जो उनकी पर्सनल लाइफस्टाइल में बिना किसी रुकावट के फिट बैठ जाए। समुदाय के नियमों में खुद को ढालने के बजाय वो ऐसा धर्म खोजते हैं जो उनके हिसाब से चले। वाओ। ये सब सुनकर मेरे दिमाग में एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा होता है। हम आज इतिहास के उस मोड़ पर हैं जहां हमारे पास सबसे ज्यादा पैसा है, सबसे ज्यादा विकल्प हैं, हम सबसे ज्यादा आजाद हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर भी आंकड़े बताते हैं कि समाज में डिप्रेशन, तनाव और मानसिक बीमारियां पहले से कहीं ज्यादा हैं। इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है? मतलब ये सब हमारे दिमाग के साथ कर क्या रहा है? इस मानसिक उलझन को समझने के लिए हमें इंसानों के दो मनोवैज्ञानिक प्रकारों को समझना होगा। मनोविज्ञान में इन्हें मैक्सिमाइजर और सैटिस्फाइजर कहा जाता है। मैक्सिमाइजर और सैटिस्फाइजर, ओके। मैक्सिमाइजर कौन होते हैं? मैक्सिमाइजर वे लोग होते हैं जिन्हें हर चीज में, हर कीमत पर सबसे अच्छा विकल्प चाहिए होता है। परफेक्शनिस्ट टाइप के लोग। हाँ, अगर वो टीवी खरीदने जाएंगे ना, तो 100 टीवी के फीचर्स पढ़ेंगे, हजारों ऑनलाइन रिव्यूज देखेंगे, 10 दुकानों पर जाएंगे और वो लगातार इस कोशिश में रहेंगे कि उनसे कोई भी बेहतर डील न छूट जाए। और ये लगातार हर संभावना को तौलने की आदत ही उन्हें मानसिक रूप से थका देती होगी। बिल्कुल। और अंततः उनमें पछतावा भर देती है, क्योंकि सच तो ये है कि सबसे अच्छा कुछ होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा। सही बात है। और दूसरे वाले कौन थे? सैटिस्फाइजर। हाँ, सैटिस्फाइजर। ये वे लोग हैं जिनके अपने कुछ तय मानक होते हैं। जैसे ही उन्हें कोई ऐसा विकल्प मिल जाता है जो पर्याप्त रूप से अच्छा हो, यानी गुड इनफ हो, जो उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करता हो, वे वहीं संतुष्ट हो जाते हैं और आगे खोजना बंद कर देते हैं। तो क्या मैक्सिमाइजर होना आज के समय में एक प्रकार का मानसिक श्राप बन गया है? मतलब हम एक ऐसे परफेक्शन की तलाश में भाग रहे हैं जो असल में है ही नहीं, एक मृग तृष्णा है ये तो। ये एक बहुत ही खतरनाक मृग तृष्णा है और इसे एक और चीज बहुत बुरा बना देती है।
जिसे मनोविज्ञान में हेडोनिक एडेप्टेशन कहते हैं। ये हेडोनिक अडेप्टेशन क्या होता है? थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? हाँ, देखिए, इंसान का दिमाग इस तरह से बना है कि वो किसी भी अच्छी चीज का बहुत जल्दी आदी हो जाता है। अच्छा। मान लीजिए आपने एक नई कार या नया घर खरीदा। शुरुआत के कुछ हफ्तों में तो बहुत रोमांच होता है, बहुत खुशी होती है, लेकिन कुछ ही महीनों में वो रोमांस खत्म हो जाता है। वो नई चमचमाती कार आपको बिल्कुल नॉर्मल लगने लगती है। हाँ, फिर तो बस वो एक गाड़ी रह जाती है जो ऑफिस ले जाती है। बिल्कुल। और यहीं पर मैक्सिमाइजर के दिमाग में कीड़ा घूमता है। उसे लगता है कि शायद उसने गलत विकल्प चुन लिया। वो सोचता है, अगर मैंने वो दूसरी वाली कार ली होती तो शायद मैं आज ज्यादा खुश होता। अरे यार, मतलब वो कभी अपनी चुनी हुई चीज का मजा ही नहीं ले पाता। इसे ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग कहा जाता है। दिमाग हमेशा उन चीजों के बारे में सोचता रहता है जो उसने छोड़ दी हैं, जो रास्ते उसने नहीं चुने। हाँ, जब इंसान 10 विकल्पों में से कोई एक चुनता है ना, तो उसके दिमाग में बाकी 9 विकल्पों के फायदे घूमते रहते हैं। काश मैं वो वाली जॉब कर लेता। ये दिमाग की काश वाली आदत मौजूदा खुशी को पूरी तरह बर्बाद कर देती है। ये काश शब्द बहुत खतरनाक है। बहुत ज्यादा। इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण ओलंपिक पदकों के अध्ययन से मिलता है, जिसका जिक्र स्रोत में भी है। रिसर्च बताती है कि ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीतने वाला खिलाड़ी सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी से मानसिक रूप से ज्यादा खुश होता है। रुको, ये कैसे हो सकता है? सिल्वर जीतने वाले का प्रदर्शन तो खेल में ब्रॉन्ज वाले से बेहतर था ना। उसने तो ब्रॉन्ज वाले को हराया है। वो कम खुश कैसे हो सकता है? यहीं पर वो काश वाली आदत काम आती है। जो सिल्वर मेडल जीतने वाला खिलाड़ी है, वो अपवर्ड तुलना कर रहा होता है। अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ देख रहा होता है। हाँ, वो उस खिलाड़ी को देख रहा होता है जिसने गोल्ड जीता है। उसके दिमाग में लगातार यही चलता रहता है कि यार मैं बस थोड़ा सा और जोर लगाता, 1 सेकंड का फासला और कम कर लेता, तो आज मुझे गोल्ड मिल जाता। वो उस चीज के लिए दुखी होता है जो उससे चूक गई। ओहो, मतलब वो सिल्वर को एक हार की तरह देख रहा है। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ ब्रॉन्ज जीतने वाला खिलाड़ी डाउनवर्ड तुलना करता है। वो नीचे वालों को देखता है। हाँ, वो चौथे नंबर पर आने वाले खिलाड़ी को देखता है और सोचता है, अगर मैं थोड़ा सा भी चूक जाता ना, तो मुझे कोई मेडल ही नहीं मिलता और मैं खाली हाथ घर जाता। वो इस बात से बेहद खुश होता है कि वो कम से कम पोडियम पर तो खड़ा है। ये वाकई में आंखें खोलने वाला तथ्य है। मतलब इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि हमारी खुशी इस बात पर निर्भर है ही नहीं कि हमने क्या हासिल किया है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हमारा दिमाग उसकी तुलना किससे कर रहा है। एकदम सटीक बात कही आपने। तो अब जब हमने इस पूरी समस्या की गहराई को समझ लिया है, ये जान लिया है कि कैसे ये मानसिक थकान और विकल्पों का मायाजाल हमारे रोजमर्रा के जीवन को सोख रहा है, तो अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं कि इसका समाधान क्या है। हाँ, बचाव क्या है? हम इस मायाजाल से खुद को कैसे बाहर निकाल सकते हैं? कोई तो तरीका होगा। तरीके हैं, और बचाव की जो सबसे कारगर रणनीतियां हैं, उन्हें हम एक शब्द में ऐच्छिक सरलता या वॉलेंटरी सिंप्लिसिटी कह सकते हैं। ऐच्छिक सरलता मतलब अपनी मर्जी से अपने जीवन को सिंपल बनाना। हाँ, इसमें सबसे पहली रणनीति है चुनने का समय चुने। मतलब ये तय करें कि कहाँ आपको अपनी दिमागी एनर्जी लगानी है और कहाँ नहीं। हर छोटी बड़ी चीज के लिए सर्वश्रेष्ठ खोजने की जरूरत नहीं है। इसके लिए कोई प्रैक्टिकल टिप? अपने जीवन में कुछ कड़े नियम बना लें। उदाहरण के लिए ये नियम तय करें कि कपड़े खरीदने के लिए मुझे केवल 2 ही दुकानों में जाना है, या नया फोन लेने के लिए सिर्फ 2 वेबसाइट्स के रिव्यू ही देखने हैं, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन क्या ये खुद को जानबूझकर अंधेरे में रखने जैसा नहीं है? मेरा मतलब है, अगर तीसरी दुकान या तीसरी वेबसाइट पर सच में कोई बहुत बेहतरीन डील मिल रही हो, तो क्या हम उसे ऐसे ही छोड़ दें? देखिए, ये अंधेरे में रखना नहीं है, ये अपनी मानसिक ऊर्जा को बचाना है। वो तीसरी दुकान की जो बेहतरीन डील है ना, वो आपके दिमाग की जो शांति भंग करेगी, उसकी कीमत उस डील के फायदों से कहीं ज्यादा है। बात तो सही है। पीस ऑफ माइंड ज्यादा जरूरी है। दूसरी रणनीति क्या है? दूसरी रणनीति है अपने निर्णयों को अपरिवर्तनीय बनाए, मतलब जिनमें वापसी का कोई ऑप्शन ना हो। नॉन रिवर्सिबल डिसीजन। हाँ, जब इंसान को पता होता है कि किसी सामान को वापस करने की रिटर्न पॉलिसी है, तो उसका दिमाग कभी उस सामान से पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता। हाँ। वो हमेशा उसमें कमियां खोजता रहता है कि यार इसे वापस कर दूं क्या। हाँ, वो हमेशा डाउट में रहता है। लेकिन जब वापसी का कोई विकल्प ही नहीं होता, तो मनोविज्ञान हमें हमारे द्वारा चुनी गई चीज को पसंद करने में मदद करने लगता है। विवाह जैसे अटूट संकल्प इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ,
ये तो वैसा ही हुआ कि अगर कोई रास्ता वापस नहीं जाता तो इंसान उसी रास्ते पर फूल उगाने की कोशिश करने लगता है कि चलो अब यहीं जीना है। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से कहा आपने। बिल्कुल ऐसा ही होता है। और तीसरी रणनीति है रोजमर्रा के जीवन में आभार व्यक्त करने की आदत डालना, यानी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना। उन चीजों पर ध्यान देना जो हमारे पास पहले से मौजूद है और अच्छी हैं। ये उस हेडोनिक अडेप्टेशन की निराशा को कम करता है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी कि जो कार है उसी की खुशी मनाओ, दूसरी की तरफ मत देखो। हाँ, और चौथी रणनीति है कि सामाजिक तुलना को पूरी तरह से सीमित कर दें। मतलब दूसरों से अपना कंपैरिजन बंद करें। बिल्कुल, दूसरों की प्रगति, उनके बड़े घरों, उनकी महंगी गाड़ियों पर ध्यान देना बंद करना होगा। स्रोत में एक बहुत ही मजेदार कोट दिया गया है, जिसके पास मरते समय सबसे ज्यादा खिलौने होंगे वो जीतेगा। ये सिर्फ एक कार के पीछे लगा बम्पर स्टिकर हो सकता है, कोई जीवन का गहरा ज्ञान नहीं है। हाँ, ये बहुत ही सटीक व्यंग है। असल में हम सब ऐसे ही भाग रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा खिलौने जमा करने के लिए। और पांचवी रणनीति, जो शायद मेरी नजर में सबसे महत्वपूर्ण है, प्रतिबंधों या सीमाओं से प्यार करना सीखें। सीमाओं से प्यार? ये थोड़ा अजीब लग रहा है। इसे एक बहुत ही सुंदर फिश बोल यानी मछली के बर्तन के उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि एक माता पिता मछली अपने छोटे बच्चे से कहती है, बेटा तुम्हारे लिए कोई सीमा नहीं है, तुम जहां चाहो तैर सकते हो, ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा है। जो कि सुनने में बहुत इंस्पायरिंग लगता है ना? लेकिन वो माता पिता ये महसूस नहीं कर रहे कि वो पानी से भरा बाउल ही है जो उस बच्चे को जिंदा रखे हुए है। पानी की वो सीमा ही उसकी जिंदगी है, और अगर वो बाउल तोड़ दिया जाए तो असीमित आजादी उसे मार डालेगी। बहुत गहरी बात है ये तो। हम इंसानों के लिए भी नियम और सीमाएं हमें बांधती नहीं है, बल्कि वे हमें वास्तव में उन चीजों के लिए आजाद करती हैं जो असल में मायने रखती हैं। ये जो फिश बॉल या सीमाओं का विचार है ना, ये मुझे कार की सीट बेल्ट की याद दिलाता है। सीट बेल्ट? वो कैसे? देखिए, जब हम कार में बैठते हैं तो हम हर बार ये तो नहीं सोचते कि आज सीट बेल्ट पहने या नहीं पहने, हम बस उसे पहन लेते हैं। इसमें कोई निर्णय नहीं लेना होता, कोई दिमागी मेहनत नहीं लगती। हाँ, ये एक ऑटोमेटिक हैबिट बन चुकी है। तो क्या हमें अपनी जिंदगी के बड़े और छोटे फैसलों में भी ऐसी ऑटोमेटिक नियम बना लेने चाहिए, ताकि हमारा दिमाग हर रोज के इन छोटे छोटे तनावों से आजाद रहे? एकदम सही एनालॉजी दी है आपने। इसे हम अपनी भाषा में कह सकते हैं, बड़े फैसले जो छोटे फैसलों को खत्म कर दें। और मनोविज्ञान में इसे सेकंड ऑर्डर डिसीजन कहा जाता है। सेकंड ऑर्डर डिसीजन। हाँ। जब इंसान अपनी जिंदगी में इस तरह के सख्त नियम और दिनचर्या बना लेता है तो वो खुद को हर दिन हजारों छोटे और थका देने वाले फैसले लेने से बचा लेता है, विशेषकर आज के इस हाई प्रेशर प्रोफेशनल लाइफ में, जहां दिमाग की एनर्जी बहुत कीमती है। ये रणनीति सच में एक चमत्कार की तरह काम करती है। तो अगर आज की इस पूरी गहन चर्चा का मैं एक सार निकालूं तो वो ये है, विकल्पों की अंधी दौड़ आजादी का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये एक अदृश्य मानसिक बोझ है। बिल्कुल सही। सुपरमार्केट की कुकीज से लेकर इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के गैजेट्स तक, और हमारी शिक्षा से लेकर हमारे सबसे गहरे प्रेम संबंधों तक, हर चीज में ये जो परफेक्शन की चाहत है, इसने हमें डिप्रेशन और पछतावे के भंवर में फंसा दिया है। और इसका एकमात्र इलाज यही है कि हम काफी अच्छा यानी गुड इनफ पर रुकना सीखें, एक सैटिस्फाइजर बने और अपने द्वारा तय की गई सीमाओं का दिल से आनंद लें। जो पर्याप्त है उसी में खुशी खोजना ही इस शोर शराबे वाली दुनिया में सुकून से जीने की सबसे बड़ी कला है। बिल्कुल। तो दोस्तों, इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक विचार है जिस पर हम सभी को गहराई से सोचने की जरूरत है। हमने आज बात की कि बाजार में, करियर में और रिश्तों में काफी अच्छा या गुड इनफ की नीति अपनानी चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर इस गुड इनफ के नियम को हम खुद अपनी सेल्फ इमेज और अपनी आत्म अपेक्षाओं पर लागू करें? मतलब खुद से जो उम्मीदें हैं उन पर। हाँ, आधुनिक दुनिया का ये जो सेल्फ इंप्रूवमेंट कल्चर है, ये हमें लगातार खुद का एक नया और बेहतर वर्जन बनने के लिए उकसाता रहता है। हर दिन हमें लगता है कि हम काफी नहीं हैं। ये तो है। अगर एक पल के लिए रुककर हम खुद से ये कह सकें कि मैं जैसा भी हूं काफी अच्छा हूं, तो क्या इस आधुनिक दौड़ की सबसे बड़ी मानसिक थकान से हमें हमेशा के लिए आजादी नहीं मिल जाएगी? वाओ। शायद यही वो विचार है जो असीमित विकल्पों के इस मायाजाल में उस खोए हुए सुकून को वापस ला सकता है। ये सोचने वाली बात है। और इसी विचार के साथ हमारी आज की एक गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।